नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो 12वीं से 18वीं शताब्दी का है, उसी में प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं हम, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हमने पिछली क्लास में गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ लिया है। आज उसी कड़ी में, क्योंकि 1320 से लेकर 1414 तक का इसमें तुगलक वंश का समय है और ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है। कौन सा राजवंश है? तीसरा। इस तुगलक वंश को आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड, द्वितीय शासक या सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को। तो आज हम पढ़ेंगे 1325 से 1351 का इतिहास, जो कि दिल्ली सल्तनत के काल का तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का समय माना गया है। बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो गयासुद्दीन यानी गाजी तुगलक या गाजी मलिक जो था उसका पुत्र था, और बड़ा पुत्र होने के कारण उत्तरदायी भी यही था। हालांकि इसके परिचय को हम पढ़ चुके हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इतिहास में कई नामों से पुकारा गया है। इसे इतिहासकारों के अनुसार भी नाम दिए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पिता गयासुद्दीन के द्वारा भी इसे नाम दिया गया है उपाधि के रूप में, जिसका नाम था उलूग खां। उलूग खां की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जूना खां इसे नाम से पुकारा भी जाता था, और इतिहास में फेमस जिस नाम से हुआ वो नाम रहा मोहम्मद तुगलक के नाम से। तो ये तीन नाम इसके निकनेम है। मोहम्मद बिन तुगलक के तीन ये नाम है जिन नामों से भी इसे पुकारा जा सकता है या इन्हें जाना जा सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम जूना खां, दूसरा उलूग खां जो उपाधि दी थी इसके पिता के द्वारा, और तीसरा मोहम्मद तुगलक। और वैसे इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्धि मिली है। और इतिहासकारों के अनुसार इसमें दो गुणों का मिश्रण था जो हम चरित्र मूल्यांकन में पढ़ेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले बता दें कि ये दोनों चीज़ों में अपने आप में निपुण था, इसीलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा गया है। अर्थात ये शिक्षित था ही, योजनाएं बनाता था, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के दौरान अपने विवेक और व्यवहारिकता को ध्यान में नहीं लेता था। इसीलिए उसकी योजनाएं अधिकतर क्या होती थी? असफल हो जाया करती थी। और इसी कड़ी में उसकी हम 5 योजनाओं को पढ़ेंगे जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो असफल योजनाएं मानी जाती है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सुधार के लिए योजनाएं चलाई वो निम्न प्रकार है। तो ये 5 योजनाएं समय के अनुसार क्रमबद्ध है। इन योजनाओं को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे जहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी ग्रहण की। गद्दी ग्रहण करते उसने जो कार्य किए वो यहाँ है। उसके बाद उसने नीतियाँ और सुधार जो चलाए उनको हम इस रूप में पढ़ेंगे। तो सुने ध्यान से। सर्वप्रथम हम मोहम्मद बिन तुगलक को उसके राजत्व सिद्धांत के आधार पर जानते हैं, जो कि नंबर 2 पर है। ये पहले में उसका परिचय या उसका नाम और उसका शासन गद्दी प्राप्त करने का समय 1325, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद मार्च 1325 में, समय याद रखें, मार्च 1325 में उसकी मृत्यु होने के बाद उसका कोई अन्य बराबर का उत्तराधिकारी या प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इसलिए आसानी से उसने दिल्ली में अपने आप का राज्यारोहण करवाया, और राज्यारोहण करवाने के साथ ही उसने शाह की उपाधि ग्रहण करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। और बैठते ही इसने सर्वप्रथम जो कार्य किया उसमें था उसका पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, यानी राजा की जो पद और प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। अब राजत्व के सिद्धांत में उसने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने राजा को देवी अधिकारों को मानते हुए राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया के रूप में माना। उसने ये माना कि राजा जो है वो पृथ्वी पर क्या है? राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। इसीलिए उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए देवी अधिकारों का उपयोग किया, और इसीलिए अपने आप को सर्वसंपन्न, प्रभुत्व संपन्न
इसको ये भी कह सकते हैं। इसलिए उसने अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न, सभी गुणों उसमें विद्यमान थे, उस आधार पर सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक घोषित किया। तुगलक ने अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए धार्मिक नीति के स्थान पर सामान्य नीति को बल दिया। याद रहे आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म के आधार पर शासन करने के बजाय उसने सामान्य नीति को ज़्यादा महत्व दिया, अर्थात उसने उलेमाओं को अपने शासन में किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया। जबकि कई सुल्तानों ने उलेमाओं के अनुसार शासन को संचालित किया, अर्थात राजनीति के अंदर धर्म को सम्मिलित किया, लेकिन इसने राजनीति को धर्म से दूर रखा, अर्थात धर्म का हस्तक्षेप नहीं रखा और उलेमाओं को किसी प्रकार का उसमें हाथ नहीं दिया। साथ ही उलेमा वर्ग धीरे धीरे उससे नाराज़ होने लगा, जो कि उसकी नीति के विरुद्ध था, क्योंकि सुल्तान स्वयं को अपने आप में अंतिम न्याय का स्रोत मानता था। तो ये भी एक राजत्व सिद्धांत के अंदर ही है कि उसने अपने आप को अंतिम न्याय के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। तो ये था उसका राजत्व का सिद्धांत, अर्थात उसने उच्च वर्ग को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उलेमा वर्ग को भी राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अपने स्वतंत्र होकर प्रभुत्व संपन्नता के आधार पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर पृथ्वी पर स्वयं को स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। तो ये थी उसकी राजत्व सिद्धांत की नीति या राजत्व सिद्धांत। अब आता है दूसरा पॉइंट, जो कि इसके अनुसार तीसरा है, जिसका नाम है मोहम्मद तुगलक की गृह नीति, यानी राज्य में जो सुधार किए गृह नीति के रूप में वो क्या किए। तो देखिए, सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक की गृह नीति या सुधारों में बात करते हैं तो पहला आता है राजस्व व्यवस्था में सुधार। कौन सा सुधार? राजस्व व्यवस्था में सुधार। पहला सुधार है राजस्व व्यवस्था। जानते हैं किससे संबंधित है ये? कृषि से संबंधित, अर्थात राजस्व ने लगान वसूल करने के लिए जो सुधार किए गए वो सुधार इसने सर्वप्रथम किए शासक बनते ही। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए उसने क्या कार्य किया? तुगलक ने, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने क्षेत्र की आय को बढ़ाने के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाले दीवान ए विजारत नामक मंत्री को नियुक्त किया। दीवान ए विजारत, तो याद रहे आपको, दीवान ए विजारत, ये एक पद बनाया गया और इसको मंत्री के पद पर एक नियुक्त किया गया, जिस पर क्या करता था? आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो दीवान ए विजारत नाम के मंत्री की नियुक्ति की, जिसे अपने सूबे की राजस्व व्यवस्था को एक समान लागू करते हुए निर्देश दिया कि कृषि व्यवस्था में एक समान लगान वसूल किया जाए। इस मंत्री को क्या आदेश दिया? अपने सूबे यानी प्रांत, अपने प्रांत में समान लगान व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए उसने अपने इस मंत्री, जिसका नाम था दीवान ए विजारत, जो पद दिया गया था, इसको आदेश दिया कि अपने सूबे की राजस्व व्यवस्था में लगान को एक समान और किस आधार पर? फसल के उत्पादन के आधार पर वसूल किया जाए। यानी लगान वसूली का जो कार्य किया गया वो फसल के उत्पादन को आधार मानकर निर्धारित किया गया। लगान वसूली का काम उसने ठेके पर देने के बजाय स्वयं के अधिकारियों से करवाया। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है भू राजस्व व्यवस्था में कि लगान व्यवस्था को ठेके पे देने के बजाय उसने स्वयं अपने अधिकारियों से लगान वसूली का कार्य करवाया। और इतना ही नहीं, उसने आगे चलकर एक विभाग की स्थापना भी की, जिसे हम कहते हैं कृषि विभाग। क्या कहते हैं उसको? कृषि विभाग। सर्वप्रथम इतिहास में पूछा गया है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि विभाग की स्थापना की, तो नाम आता है, तो इसी का आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। अर्थात कृषि की आय व्यय और उसका लेखा जोखा तैयार करने के लिए दीवान ए विजारत नामक मंत्री का पद सृजित किया, लगान को फसल के उत्पादन के आधार पर तय किया और उसी के साथ उसने कृषि विभाग, एक नया विभाग भी बनाया, जो कि लगान वसूली का कार्य इसी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था। तो ये अपने आप में पहला सुधार और महत्वपूर्ण सुधार है, जो राजस्व या भू राजस्व सुधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था गृह नीति में सुधार। अब है उसके बाद दूसरा सुधार, जो इसी गृह नीति के सुधारों में है और यहीं से सुधारात्मक योजनाओं में ये 5 योजनाएं आएगी,
जिनको हम सुधार भी कह सकते हैं और योजनाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जब क्रम में, तो मंगोलों पर आक्रमण पढ़ेंगे, उसका चरित्र मूल्यांकन और मृत्यु, ये 3 पॉइंट लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम क्रमबद्ध रूप से ये पढ़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को इतिहासकार 2 भागों में बांटते हैं। किस प्रकार 2 भागों में बांटते हैं? पहला क्रम या प्रथम चरण जो मानते हैं उनका तुगलक का शासनकाल का, उसको हम कह सकते हैं 1325 से 1335 तक का प्रथम चरण माना गया है। ये पहला चरण है जिसमें उसने योजनाएं बनाई। क्या की? योजनाएं बनाई और लागू की, जो अदूरदर्शिता पर आधारित थी, किसी प्रकार का विवेक या व्यवहारिकता नहीं थी किसमें? उन योजनाओं में। तो याद रहे आपको कि प्रथम चरण जो है तुगलक का, वो 1325 से आरंभ होता है और 1335 तक चलता है बरनी के अनुसार। दूसरा चरण जो चलेगा नंबर 2, वो जो रहेगा द्वितीय चरण जिसको कहेंगे हम, इस द्वितीय चरण का टाइमिंग रहेगा 1335 से प्रारंभ होते हुए 1351 तक का। लेकिन ये वो समय है भाई जिसके अंदर अब विरोध होगा, विद्रोह होंगे और उसको असफलता हाथ लगेगी। क्या लगेगी? असफलता। तो याद रखें ये तीनों चीज़ें इसी समय में देखने को मिलेगी। शुरुआत में योजनाएं बनाएगा, फिर उन्हें लागू करेगा, लेकिन उसके परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे वो द्वितीय चरण में 1335 से लेकर 1351 में देखने को मिलेंगे, जिसमें उसका विरोध होगा। जनता और किसान उसके विरोधी हो जाएंगे, जगह जगह किसानों के द्वारा विरोध किया जाएगा और लास्ट में उसका जो कार्य जितना भी किया है वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, अर्थात अपने आप में असफल हो जाएगा। तो इसलिए असफलताएं जो है वो इन 5 योजनाओं के रूप में देखेंगे हम। महत्वपूर्ण रूप से मोहम्मद बिन तुगलक को जानने के लिए उसकी ये 5 योजनाएं ज़्यादा कारगर सिद्ध है उसके पूरे जीवन इतिहास को बताने में। तो शुरुआत करते हैं हम इन 5 योजनाओं की कि वो कौन कौन सी 5 योजनाएं थी और कब कब लागू की गई और किस प्रकार वो बनाई गई। तो शुरुआत करते हैं बरनी के अनुसार। जियाउद्दीन बरनी नाम है पूरा, जो कि मध्यकालीन इतिहासकार है सल्तनत काल के। उस सल्तनत काल के अनुसार उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है अपने ग्रंथ में। उसमें बरनी ने विशेष रूप से पहली योजना जो बताई है वो बताइए दोआब में कर वृद्धि। 1325-26 बोलते हैं इसको। 1325-26 में ये व्यवस्था की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोआब एक क्षेत्र है, जगह है जो भूमि की दृष्टि से उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि दोआब वह क्षेत्र है जो गंगा और यमुना के मैदान के बीच का जो भाग है, जहाँ पर वर्षा ऋतु में पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा उत्तम और व्यवस्थित होता था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यहाँ के किसानों पर जो पहले लगा आ रहा था कर व्यवस्था, उसमें परिवर्तन किया। कैसे? गयासुद्दीन के समय 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसने अब यहाँ दोआब में जो कर वृद्धि की उसको 1/10 से हटाकर 1/20 यानी दुगनी कर दी, दुगना कर लगा दिया। कितना लगा दिया? दुगना कर लगा दिया। और ये दुगना कर जो है यही इसके लिए अपने आप में इस योजना का असफलता का कारण इसलिए बन गया कि जब इसने कर को बढ़ाया उसी समय कहा जाता है कि कुछ समय बाद लगभग 1335 में यहाँ भयंकर अकाल पड़ा। और भयंकर अकाल पड़ने के कारण, जब तो मैंने कहा था कि द्वितीय चरण में उसके परिणाम और उसकी असफलताएं दिखाई देगी, तो योजना तो लागू की 25 में, लेकिन इसका परिणाम देखने को मिला 35 में, क्योंकि दोआब पर जब उसने 1/20 भाग दुगना कर लगा दिया, तब वहाँ पर अचानक क्या पड़ी? अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने के कारण किसानों ने खेती न होने के कारण लगान चुकाना तो दूर, कृषि करना भी बंद कर दिया। और सही बात तो यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसके मंत्रियों के द्वारा सही स्थिति से उसे अवगत नहीं कराया गया, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर कर वृद्धि को 1/10 से हटाकर 1/20 कर दिया। लेकिन इस योजना की असफलता यहाँ नजर आती है कि जैसे ही सुल्तान को पता लगा कि दोआब में अकाल पड़ गया है और वहाँ पर कृषि कार्य करना भी दुभर हो रहा है, तब फिर इसने सुधार करते हुए, वही यहाँ पर सुधार लिखे हैं ना, गृह सुधार नीति के रूप में,
सुधार करते हुए उसने किसानों को बहुत सी सुविधाएं और रियायतें दी, जिसमें इसके स्वभाव को देखा जाए तो एक तरफ कठोर और दूसरी तरफ नरम जिसे कह सकते हैं, वो इस रूप में देख सकते हैं कि उसने जब सुधार के रूप में यहाँ पर किसानों को क्या किया, सिंचाई के लिए ऋण दिए, कुएं खुदवाए, नहरों की व्यवस्था करवाई, हल और बैल खरीदने के लिए उनको ऋण दिया। इस प्रकार कृषि कार्य में सुधार करने के लिए उसने ये कार्य किया जो बाद में किसानों के लिए किसी काम का नहीं रहा। अर्थात ये उसके लिए कुल मिलाकर सुल्तान बदनाम रहा और उसकी ये योजना असफल रही। तो दोआब में कर वृद्धि को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि तुगलक ने अपनी योजनाओं में परिवर्तन करते हुए दोआब में जो कर वृद्धि की उसके लिए उसके कारण भी थे कुछ। जैसे पहला, वो चाहता था कि इस क्षेत्र के जो उपद्रवी लोग हैं उन्हें वो दंडित कर सके, अर्थात इस क्षेत्र के लोगों को वो दंडित करने के लिए उसने कर वृद्धि की। पहला कारण ये माना गया है। दूसरा, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अत्यधिक संसाधन जुटाना। तो संसाधन जुटाने के लिए उसने सोचा आय बढ़ेगी तो संसाधन बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि कर दी। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, रिक्त राजकोष को भरना। खाली जो खजाना था राज्य का उसको भरने के लिए, रिक्त राजकोष को भरने के लिए उसने दोआब में कर वृद्धि को दुगना कर दिया। पहले कितना था, 1/10 भाग, उसको कितना कर दिया, 1/20 भाग, जो कि वहाँ के किसान अकाल के कारण नहीं चुका पाए। तो ये उसकी पहली योजना, दोआब में कर वृद्धि, जो असफल रही। नंबर 2, अब दूसरी पढ़ेंगे हम, जिसको हम कह सकते हैं राजधानी परिवर्तन। दूसरी कौन सी योजना है, राजधानी परिवर्तन, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे उसकी और भी मूर्खता और बुद्धिमत्ता दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। जिसमें कहा गया है कि सुल्तान अपनी दूसरी योजना में दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के लोग उसे परेशान किया करते थे, इसीलिए राजधानी पहले क्या थी, दिल्ली, और दिल्ली से उसने राजधानी कौन सी बदली, 700 मील दूर, दिल्ली से 700 मील दूर दक्षिण में, ये उत्तर में है, और दक्षिण में दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, देवगिरी। तो इसे देवगिरी या दौलताबाद कहते हैं, जो 700 मील दूर था और दक्षिण में था। तो यहाँ उसने राजधानी परिवर्तन के पीछे भी कारण है। पहला, दिल्ली के लोग उसे परेशान करते थे, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने इस योजना को अपनाया और दौलताबाद को राजधानी बनाया। और ये योजना 1326-27 में लागू की गई। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि उसने एक सुरक्षित शासन करने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ से वो सभी राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, इसलिए उसने दक्षिण का वह भाग चुना जहाँ से वो पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर सके, इसलिए उसने दौलताबाद को चुना। तो ये भी एक इसका कारण माना जाता है कि दौलताबाद को क्यों चुना। साथ ही दिल्ली के नागरिकों को जो उससे अप्रसन्न थे, वो उसकी आलोचना से बचने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन को उपयुक्त समझा। तो इस प्रकार से ये 3 कारण थे। एक, पहले में वो दंडित करना चाहता था, दूसरे में वो राजधानी बदलने के पीछे अपने आप को सुरक्षित स्थान जहाँ से वो सारे प्रांतों पर निगरानी रख सके, इसीलिए उसने राजधानी दौलताबाद को बनाया। और तीसरा जो है वो है उसका कि वो दिल्ली के लोगों की आलोचना से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन करना उचित समझा। अब देखिए उसने क्या किया, आदेश निकाला कि दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए, हालांकि इसमें भी 2 गुण दिखाई देते हैं उसके, अच्छा और बुरा। राजधानी जब परिवर्तन की तो उसने मार्ग में लोगों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं, सराएं व्यवस्थित की, उनके ठहरने खाने पीने का इंतज़ाम किया। लेकिन लंबा सफ़र तय करते करते उसके लोग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने अधिक थक चुके थे कि उन्हें किसी प्रकार की प्रसन्नता महसूस नहीं हुई। और कहा जाता है कि जब दौलताबाद पहुँच गए तो वहाँ जाकर देखा कि जनता का मन नहीं लग रहा है, तो वापस से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या आदेश दे दिया, जो कि 1335 का माना जाता है। कुछ समय रहने के बाद में वापस पुनः दिल्ली को क्या बना लिया गया, राजधानी। लेकिन समय पूछ ले तो 1335 बताना है, लेकिन जब भी तो मैंने कहा कि द्वितीय चरण उसका परिवर्तनों का प्रभाव दिखाई देगा। तो 1335 के बाद उसने क्या किया, वापस से पुनः राजधानी को परिवर्तन करके दिल्ली घोषित कर दिया। अब इतने समय जाने में लगे और वापस लौटे तो थकते थकते आधी जनता परेशान हो चुकी थी, इसलिए उससे कुपित और नाराज़ थी। लेकिन इस दिल्ली को राजधानी छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे जो वाक्यांश रहा वो इस प्रकार भी देखने को मिलता है, जो बर्नी के अनुसार है। कहा जाता है कि जब इसने शाही फरमान निकाला, जिसको तुगलकी आदेश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तुगलकी आदेश, कि दिल्ली में कोई नहीं रहना चाहिए, सभी
यहाँ से कहाँ जाएंगे, दौलताबाद। तो जब अपने सैनिकों को इसने भेजा तो पता लगा दिल्ली खाली होने के बाद उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि कुत्ता और बिल्ली भी वहाँ पर नज़र नहीं आए, क्योंकि उसने सभी को तुगलकी आदेश के आधार पर दिल्ली छोड़ने की आज्ञा दी थी। जब वो सैनिक वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति दिखाई दिया, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि अंधे और लंगड़े दोनों को घोड़ों से बांध कर खींचा गया और वहाँ तक पहुँचाया गया जिसमें खाली एक व्यक्ति की, लंगड़े की टांग ही वहाँ तक पहुँच पाई। तो इससे ये पता लगता है कि उसने निर्ममता का किस प्रकार उदाहरण दिया और किस प्रकार लोगों को राजधानी छोड़ने और वहाँ से दौलताबाद जाने के लिए विवश किया। तो ये थी उसकी राजधानी परिवर्तन की घटना या योजना, जो अपने आप में असफल है। आप याद रखें, ये प्रमुख योजनाएं हैं, लेकिन सारी क्या है, असफल। सारी क्या है, असफल योजनाएं हैं, कोई इनमें सफल नहीं है। तीसरी योजना पढ़ेंगे अब हम, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या लागू करना या चलाना। लागू करना, हम ये भी कह सकते हैं इसको कि उसने एक ऐसी मुद्रा चलाई जिसको हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, यानी मुख्य मुद्रा के स्थान पर उस समय जो मुद्रा चलाई वो पीतल और तांबे के रूप में चलाई। उस मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा की संज्ञा दी गई है। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा ढालने वाला राजा भी कहा गया है। तो ये भी एक याद रखने की बात है कि सिक्के ढालने वाला राजा कौन था। तो उदाहरण के रूप में याद रखेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक को कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाने के कारण मुद्रा ढालने वाला शासक भी माना गया है और सिक्के ढालने वाला राजा भी कहा गया है। तो सिक्के ढालने की क्रिया किस प्रकार रही, मोहम्मद तुगलक को उसके काल में बहुमूल्यवान धातुओं की कमी महसूस होने लगी और इसी कमी की पूर्ति करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया, जो कि अदूरदर्शिता का परिणाम था। कुछ ही दिनों बाद उसका यह नया प्रयोग असफल होता दिखाई दिया। जनता ने अपने घरों में ही पीतल और तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, टकसालें जो है वो अपने आप इस प्रकार प्रारंभ हो गई, क्योंकि हर घर में पीतल और तांबा आसानी से मिल सकता था और उसने उसी मुद्रा को अपने राज्य में लागू कर दिया। और किसी प्रकार का सख्त आदेश इस प्रकार नहीं निकाला जिससे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और घर घर में क्या बन गई, टकसालें बन गई, किसकी, मुद्रा छापने की। उसी में देखा गया कि सुल्तान को जब पता लगा कि घर घर में मुद्रा छापने की टकसाल बन गई तो सुल्तान क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर उसने सांकेतिक मुद्रा को रद्द कर दिया। देखो, पहले योजना लागू करता है, बाद में जो उसके पता चलता है तो उस योजना को क्या करता है, बंद या असफल हो मानकर उसको रोक देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब उसे पता लगा तो वह क्रोध में आया और क्रोध में आने के बाद उसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को लागू करने से बंद कर दिया। और उसने क्या आदेश दिया, आदेश देखिए किस प्रकार का था। उसने आदेश दिया और लोगों से कहा कि वे अपने तांबे और पीतल के सिक्के राजकोष में जमा करा दे और उनके बदले में सोने और चांदी के सिक्के ले जाए। कितनी विडंबना की बात है कि सोने और चांदी के सिक्के प्रजा को दे रहा है और शासक स्वयं किसके सिक्के ले रहा है, पीतल और तांबे के सिक्के अपने राजकोष में जमा कराने के लिए जनता को आदेश दे रहा है। उसके इसी अविवेकपूर्ण कार्य से देखते ही देखते हजारों लोग सरकार को ठग चुके थे और लखपति बन गए और उसकी ये योजना बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में क्या हो गई, असफल हो गई। बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान या अदूरदर्शिता के अभाव में ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। तो ये थी सांकेतिक मुद्रा, जो कि 1329 के समय में लागू की गई थी। तो इस योजना को हम तीसरे नंबर की योजना मानते हैं। चौथी योजना जो है वो है खुरासान अभियान, जो 30-31 के समय का है। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान क्या था, ध्यान से सुने। ये एक ऐसा अभियान था जिसके लिए उसने पहले से ही अपनी व्यवस्था की, और व्यवस्था क्या की, खुरासान अभियान के लिए उसने 3,75,000, 3 लाख की जगह 3,70,000 भी है, 3,75,000 सैनिकों को, किनको, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। सैनिकों को युद्ध के लिए क्या किया, तैयार किया, आक्रमण के लिए। इसलिए अभियान था खुरासान का, जिसमें 3,75,000 सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें 1 साल का नगद वेतन दे दिया गया। उन्हें क्या दिया गया, 1 साल का नगद अग्रिम वेतन दे दिया गया। अब ये यहाँ मूर्खतापूर्ण कार्य है कि राजकोष खाली नहीं होगा तो क्या होगा, सैनिकों को एक साथ ही बिना युद्ध अभियान प्रारंभ किए ही उनको प्रशिक्षण के दौरान ही उनको 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया। और हुआ यूँ कि बाद में जब युद्ध करने का समय आया तब मैत्री संबंध बदल गए और मैत्री संबंध बदलने के कारण अब युद्ध होना आवश्यक नहीं रहा। और जब उसे पता लगा कि युद्ध का रास्ता और युद्ध के लिए जाना कठिन है, तब उसने फिर युद्ध की योजना को क्या किया, टाल दिया।
या इस युद्ध योजना को कैंसिल कर दिया। तो अपने आप में खुरासान का विजय अभियान जो था वो विजय अभियान न मानकर हम ये कह सकते हैं खाली अभियान बनकर ही रह गया। अर्थात ये योजना भी अपने आप में असफल रही कि इतने सैनिकों को उसने युद्ध के लिए तैयार किया और बाद में जब युद्ध का समय ही नहीं आया और युद्ध ही नहीं लड़ा गया और वह पैसा जो उसने खर्च किया वो वैसे ही व्यर्थ हो गया। तो अपने आप में ये योजना भी उसकी क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य की पहचान बताती है, जिसको खुरासान का अभियान कहते हैं। पांचवा और अंतिम जो है वो है कराचिल का अभियान। ये हिमालय के क्षेत्र का प्रदेश है जिसमें कांगड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र आएंगे, जिसको कराचिल का अभियान कहते हैं। ये वैसे 1337-38 के लगभग का है, लास्ट का यही माना गया है। इसमें आते आते ये हुआ कि ये पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम स्थान थे, जहाँ तक पहुँचना आसानी से सैनिकों के लिए संभव नहीं था। इसने बिना सोचे समझे इस योजना को अंजाम दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो भारत से बाहर भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने चीन और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, यहाँ तक कि नेपाल के क्षेत्र को अपने अधिकार में करने के लिए हिमालय के आसपास के क्षेत्र जहाँ हिमाचल प्रदेश है वहाँ उसने कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि वहाँ हिंदू राजा का अधिकार था और कहा जाता है कि वहाँ अब से पहले किसी तुर्की या मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने अब तक आक्रमण नहीं किया था, इसलिए ये सुरक्षित बचा हुआ राज्य था। इसलिए उस राज्य को प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण यहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि दुर्गम रास्ता और पहाड़ी रास्ता होने के कारण इसमें समय बहुत लंबा लगा और अंत में उसके इस अभियान के आधार पर वहाँ के शासक ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाना स्वीकार कर लिया। इसलिए ये अभियान भी उसका कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन लंबा समय लगने के कारण इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजना क्या रही, अपने आप में असफल रही, क्योंकि बहुत से सैनिक इसमें गए थे। उदाहरण बताते हैं इतिहासकार कि इसमें लगभग 10,000 सैनिक गए थे। 10,000 सैनिकों में से जब वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए गए, उनमें से वापस लौटते लौटते माना जाता 10 सैनिक भी नहीं पहुँच पाए। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि कहाँ तो 10,000 सैनिकों का एक संगठन होकर कराचिल अभियान के लिए निकला और वहाँ के पहाड़ी और दुर्गम स्थलों में इस प्रकार खो गया कि वापस लौटते लौटते भूख और प्यास के कारण न जाने कहाँ अटक गया और बचकर शेष जो आए वो मात्र 10 सैनिक लौट कर आए। तो इससे इसके इस परिणाम को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी जो अव्यवहारिक और दूरदर्शिता से परे थी। अर्थात उसने दूरदर्शिता का किसी प्रकार ध्यान नहीं दिया और उन योजनाओं को बनाया जो कि लंबे समय तक नहीं टिक पाई और अंत में उसे पराजय या हार का सामना या असफलता को झेलना पड़ा। तो ये 5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण सुधार के रूप में मानी गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे इधर नंबर 4 पे मंगोलों पर आक्रमण, क्योंकि इसके समय में मंगोलों के आक्रमण भारत पर बहुत हुए थे। और वो किस समय हुए, समय मिलान करो, 1328 से 29, इधर भी कहीं है क्या, ये रहा सांकेतिक मुद्रा। और इस समय राजधानी परिवर्तन उस समय हुआ यूँ कि जब इसने अपनी राजधानी दक्षिण में कर ली तो उत्तर पश्चिम का जो भाग था भारत का, वहाँ से विदेशियों को आक्रमण करने में आसानी हो गई, जिसमें विशेष रूप से मंगोल जाति अपने आप में एक लुटेरी जाति थी। ये मौका देखकर लूटपाट किया करती थी। इसीलिए 1328-29 में इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर धावा बोला, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा ध्यान राजधानी परिवर्तन के रूप में और सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को लागू करने में था। उसी समय यहाँ पर मंगोलों ने आक्रमण किए और मंगोलों के आक्रमण में यहाँ पर विशाल सेना के साथ जब मंगोल यहाँ पहुँच गए, ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें वापस लौटाने के लिए बड़ी भारी भरकम घूस देकर यानी रिश्वत देकर वापस लौटाया। यानी यहाँ देखो, युद्ध लड़ने के बजाय आया तो सेना लेकर था, लेकिन यहाँ दिल्ली के आसपास आकर देखा कि मंगोलों की शक्ति ज़्यादा है, तो उसने युद्ध लड़ने के स्थान पर क्या किया, उसे रिश्वत देकर, किन्हें, मंगोलों का जो नेता था उसे घूस देकर, भारी भरकम घूस देकर, रिश्वत देकर वापस भेज दिया। तो ये था मंगोलों पर आक्रमण 1328-29 के समय की बात है। नेक्स्ट अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और उसका मूल्यांकन, जिसको हम चरित्र मूल्यांकन कह सकते हैं कि किस प्रकार इसका चरित्र रहा। तो चरित्र की बात तो शुरू से ही जहाँ नाम है वहीं से लिखा आ रहा है। 2 नाम है, एक अच्छा और एक बुरा, जिसमें बुद्धिमान मूर्ख राजा की संज्ञा इसे दी गई है। तो दोनों गुण इसलिए है क्योंकि ये गयासुद्दीन का पुत्र था, तो इसके लिए शिक्षित व्यवस्था अच्छी रही। शुरू से ही इसकी बाल्यकाल से शिक्षा के लिए अच्छा प्रबंध किया गया था।
इसने उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा और भी भाषाओं को इसने अच्छी तरह से सीखा और विद्वानों का ये प्राश्रदाता था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी जो चारित्रिक दोष के रूप में मान सकते हैं हम। तो उसको इस प्रकार देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र में विरोधी तत्वों का इतना अधिक मिश्रण था कि इतिहासकार उसे यहाँ तक भी कह डालते हैं। अब यहाँ तक क्या और किसने कहा, तो आपको याद रखना है एलिफिस्टन। क्या याद रखना है? एलिफिस्टन नाम के इतिहासकार है। एलिफिस्टन ने सर्वप्रथम इतिहासकार है ये, इन्होंने सर्वप्रथम इसे पागल बादशाह की संज्ञा दी थी। इतिहासकार है ये और इन्होंने किसकी संज्ञा दी थी? पागल बादशाह की संज्ञा दी थी। किस आधार पर? इसके गुणों के आधार पर, इसकी योजनाओं के आधार पर उसे पागल बादशाह कहा गया। किसके द्वारा? एलिफिस्टन के द्वारा इसे पागल तक कहा गया। उसके बाद अन्य इतिहासकारों में डॉक्टर आशीर्वाद के अनुसार यह एक प्रखर बुद्धि वाला विद्वान व्यक्ति था जिसे अरबी और फारसी भाषाओं में उच्च कोटि का ज्ञान था। ये इसकी प्रशंसा करते हैं डॉक्टर आशीर्वाद। ये कहते हैं कि इसे फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान था और वह उच्च कोटि का विद्वान था। निसंदेह उसे भाषाओं का ज्ञान था। वह एक अच्छा साहित्यकार भी था, साथ ही दर्शन और नीतिशास्त्र और गणित का भी अच्छा ज्ञाता था। ज्योतिष और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में भी वह रुचि रखता था। तो देखिए उसमें चरित्र में कितनी अच्छी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण वो अपने आप में मूर्खता की श्रेणी में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होने के साथ नीति शास्त्र, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, तर्क जैसे विषयों में रुचि रखने के कारण उसे अच्छा माना गया। परंतु वहीं उसमें कुछ विरोधी गुण थे जिसके कारण उसके शासनकाल में वह क्या रहा? बदनाम रहा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि अपने शासनकाल में अपने कार्यों के लिए जो बदनाम हुआ उस सुल्तान का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात मोहम्मद तुगलक एक बदनाम सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है इसके चरित्र मूल्यांकन, जिसमें इसके गुणों को हमने व्याख्यात किया। तत्पश्चात अब इसकी मृत्यु, जो कि समय हमें पता है 1351 में, 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और तत्पश्चात मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद अमीरों ने उलेमाओं का प्रभाव देखते हुए उनके समर्थन से उसके चचेरे भाई फिरोज़ तुगलक को, किसको? फिरोज़ तुगलक को अगला सुल्तान नियुक्त किया। तो याद रहे कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उलेमाओं का हस्तक्षेप वापस शुरू हो गया और उसने उच्च अमीरों के साथ मिलकर उसके चचेरे भाई फिरोज़ तुगलक को दिल्ली का सल्तनत काल का तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान घोषित किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक, जिसका समय रहेगा 1351 से 1388, जो कि इसका चचेरा भाई था। तो ये आज हमने जो पढ़ा वो किसको पढ़ा? पूरा ऑल ओवर मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में जानने के लिए आप उसकी 5 योजनाओं को विधिवत याद रखें। यूनिवर्सिटी की जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें भी ज़्यादातर मोहम्मद तुगलक की योजनाओं को ही पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में पागल बादशाह क्यों कहा गया, किस आधार पर कहा गया। तो उसकी योजनाओं को हमें व्याख्यात करना पड़ेगा, उसी के आधार पर उसके उत्तर को हम दे सकते हैं। तो ये 5 योजनाएं आपको याद रखनी है, जिसमें पहला दोआब में कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का लागू करना, चौथा खुरासान अभियान और 5वां कराचिल का अभियान। ये इस प्रकार से 5 जो है उसकी योजनाएं थी जो दूरदर्शिता और व्यवहारिकता से परे थी। और ये इसके 5 पॉइंट थे, जिसमें उसका परिचय, फिर उसका राजत्व का सिद्धांत, उसकी गृह नीति और उसके मंगोलों के साथ युद्ध या आक्रमण, और लास्ट में उसका चरित्र मूल्यांकन एवं मृत्यु। तो इस प्रकार से एक टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।